कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा। गुरमीत, पॉलीकैब डिस्कस कर रहे थे तो इसी के साथ शुरुआत करती हूँ। हाल फिलहाल में करेक्शन जो आया उसमें कुछ मौका दिखा आपको, पोजीशंस बढ़ाई हैं या नहीं? हमारे साथ हर्षा दीदी हमने क्योंकि हम ऑलमोस्ट आईपीओ के लेवल्स पे इन्वेस्टेड थे तो हमारा वेटेज पोर्टफोलियो में करीबन 3-3.5% है, वो बरकरार रखा है। और मैंने पहले भी चर्चा की थी जब ये टैक्स इवेंट हुआ था कि इमीडिएटली कभी एक्शन नहीं लेना चाहिए ऐसे और आपको वेट आउट करना चाहिए। तो स्टॉक में रिकवरी लगभग 3800 आ गया था जब ये सर्च रिलेटेड न्यूज़ थी। हम और पोजीशन नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं वेट करना चाहूँगा कितना इम्पैक्ट है क्योंकि कुछ उसमें जो वर्डिंग्स थी वो थोड़ी हार्श थी, जो टैक्स अथॉरिटीज़ की थी। और हम थोड़ा वेट आउट करना चाहेंगे कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, कितना जीएसटी इम्पैक्ट है, कितना टैक्स इम्पैक्ट है। अगर तो 1 क्वार्टर का इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स तो आई थिंक स्टॉक फॉरवर्ड मूव करेगा। बाजार को ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट लिमिटेड है इसलिए कई बार बहुत कुछ प्राइस में होता है। बट काफ़ी सारे करेक्ट बहुत अच्छा करेक्शन आया है बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में, रियल एस्टेट नेम्स में भी करेक्शन आया है, सीमेंट के नेम्स में भी करेक्शन आया है, आपके टाइल मेकर्स जैसे कजारिया वगैरह है, वहाँ पे भी अच्छा करेक्शन आया है। तो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस अच्छी लगती है, हाउसिंग डिमांड रोबस्ट है, गवर्नमेंट और इसको मेट्रो हाउसिंग में भी कोई ना कोई कवर करेगी हाउसिंग स्कीम को। तो ओवरऑल मुझे हाउसिंग डिमांड में कोई सॉफ्टनेस नहीं दिखती है, तो ये अच्छा मौका है लोड अप करने का पूरा बिल्डिंग मटेरियल होम इम्प्रूवमेंट स्पेस को। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और तेजी आए तब शायद उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो रीसेंट झटके का अभी भी ओवरहैंग है। हालांकि बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आयशा मोटर्स, ये एक स्टॉक आप आई एम श्योर पर्सनली भी ट्रैक करते हैं, कंसिडरिंग यू हैव वन ऑफ द व्हीकल्स। ये यूबीएस कह रहा है कि बहुत बढ़िया बाय है। 4300 पहले टारगेट था, 5000 के टारगेट्स ये कह रहे हैं। स्पेशली जो इनके पियर्स से 17-18% के डिस्काउंट पर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो अट्रैक्टिव लगा। क्या आपको भी पसंद है आयशा इस समय? क्या आपको लग रहा है ये एक आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है टू व्हीलर साइड पर? मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा-सा फेयर प्लस ज़ोन में है, मैं नहीं बोलूँगा चीप है। और एक जो कंसर्न था मार्केट का कि क्योंकि नए लॉन्चेस हो रहे थे बजाज के, हीरो ने टाई अप किया था हार्ले से, और आइशर एकदम इम्पैक्ट हो जाएगा, वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा ओवर रिएक्ट किया था स्टॉक ने उस टाइम पे क्योंकि हमने वो चीज़ पेंट्स में भी देखी थी जब ग्रासिम का लॉन्च हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करने में, सर्विस नेटवर्क सेटअप करने में, एक्सपोर्ट मार्केट बनाने में बहुत टाइम लगता है और एक ब्रांड का अपना मोड होता है। तो उस लेवल से आई ऑब्वियसली आयशर ने बहुत अच्छा किया और बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स ने भी अच्छा किया है। हमारा पसंदीदा पसंदीदा स्टॉक टीवीएस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ है, आईक्यूब उनका बहुत अच्छा रन रेट में है, उसका शेयर बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन डबल डिजिट आ गए हैं, कैपिटल एलोकेशन इश्यूज उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा-सा वैल्यू अनलॉकिंग भी है जो उनकी इन हाउस एनबीएफसी है, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूटर सेगमेंट में भी अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमें पसंद है और इसकी हमें इनकी एक एंसिलरी है, क्लेटन है, अ, वो पसंद है। और बाकी हमारा फ़ोकस अभी भी फ़ोर व्हीलर पे ज़्यादा है। हमें लगता है जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सिक्लिकल है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल, थोड़ा वो टू व्हीलर क्योंकि रूरल एरिया में डिपेंडेंट है। पर्सनल व्हीकल की डिमांड मुझे काफ़ी स्टेडी और लॉन्ग टर्म लगती है, तो हमारा फ़ोकस टाटा मोटर्स, एम-एन-एम यहाँ पे ज़्यादा है। ओके। अच्छा गुरमीत, ये गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। ये सेक्टर्स की बात, स्टॉक्स की बात चलती रहेगी, लेकिन अभी जिस तरीके के इवेंट्स लाइंड अप है, आई मीन चुनाव, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, नई सरकार का गठन, फुल फ्लेज आई मीन बजट, फिर अर्निंग सीजन, और साथ ही साथ आपका मॉनसून की प्रोसीडिंग्स कैसी होंगी या फिर स्काई में की टिप्पणी क्या होती हैं। आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अप्रैल मई जून में कैसे प्लेस किया है? आई मीन यहाँ पे क्या आप लोग इस डिप को इनफ डिप मानते हैं कि बस हो चुका है, ये जो प्राइस डैमेज होना चाहिए था, यहाँ पे फुल एफर्ट्स आप लोगों के बाइंग में है, या फिर यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी आपको और डिप की गुंजाइश ले रही है? अगले 2-3 महीने में अप्रोच कैसे करना चाहिए मार्केट को अपने कैपिटल के साथ, स्पेशली इन्वेस्टमेंट कैपिटल के साथ? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा वीरू जी आपने। मेरे हिसाब से आपको मार्केट के खाली लेवल्स नहीं देखने चाहिए। स्मॉल और मिड कैप में काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप ब्रेडथ देखें मार्केट के, कुछ जगह प्राइस डैमेज पहले होता था, करेक्शन आता था, रिकवरी आती थी। बहुत सारे पॉकेट्स में रिकवरी नहीं आ रही है, फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। और कुछ ये स्ट्रेस टेस्ट का नतीजा है, कुछ बाज़ार कारण ढूँढता है। कल उसको बैंक ऑफ जापान का 0.1% हाइक का कारण मिल गया। लास्ट वीक स्ट्रेस टेस्ट था। कुछ महीने पहले सप्लाई चेन इश्यूज थे,
रेड सी में और बाकी उससे पहले अब इजराइल हमास के वॉर के बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं होती है, तो बाजार कारण ढूंढता है जब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है, वही हुआ इस स्पेस में। तो बहुत अच्छे स्टॉक्स भी कुछ कोलैटरल डैमेज हुआ है। जैसे मैंने पहले चर्चा की, ऑटो एंसिलरीज में प्राइस 15-20% करेक्शन आया है। बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में 20% से ऊपर का करेक्शन आया है। सीमेंट स्टॉक्स में टियर 2 में काफी करेक्शन आया है, और डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ठीक ठाक करेक्शन आया है। रेलवे स्टॉक्स में आप देखेंगे 20-25% करेक्शन है। तो मुझे लगता है कि बाजार परफेक्ट लेवल्स कभी नहीं देगा, तो हम स्टैगर्ड अप्रोच रख रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट, हमारे पास 10% का ड्राई पाउडर था, हमने करीबन 30-40% डिप्लॉय कर दिया है, और हम ग्रेजुअली और करेंगे। और हमें फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस, तो हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि एक जो बड़ा इवेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो जून है वो बहुत बड़ा इवेंट है, एक इलेक्शन रिजल्ट है। मुझे लगता है बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी। मुझे लगता नहीं कितना कोई कंसर्न है पॉलिटिकल, हालांकि कुछ बदल सकता है इलेक्शन। दूसरा जो बॉन्ड इंक्लूजन है वीरेंद्र जी, बहुत बड़ा इवेंट है ये। 30-40 बिलियन डॉलर का जो फ्लो आएगा, वो एक बॉन्ड यील्ड पे जो इम्पैक्ट करेगा वो अलग है, हमारे फाइनेंशियल्स की बैलेंस शीट फ्री करेगा। ये पैसा प्राइवेट के, जो हम लेजी फाइनेंसिंग करते थे बैंक्स, एसएलआर रेशियो पहुंचा देते थे 24-25%, वो प्राइवेट कैपेक्स और लेंडिंग में पैसा जाएगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और स्ट्रक्चरली कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होने वाले हैं, और हो सकता है रेटिंग अपग्रेड भी आए इस इवेंट के बाद। तो मेरे हिसाब से अगर आपको करेक्शन मिल रहा है इलेक्शंस के पहले और ठीक ठाक प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस बुल मार्केट साइकिल में कोई मुझे संदेह है किसी तरीके का, और करेक्शन शार्प होते हैं बुल साइकिल में, ये भी उनका एक पार्ट है। चलिए, तो अगले 3 महीने में कैसे अप्रोच करना है मार्केट को, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी यहाँ पे गुरमीत की। अच्छा गुरमीत, एक स्पेस जिस पर शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्लोबल मार्केट्स का, ग्लोबल डिमांड का, और वो है मेटल्स। और अधिकतर टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं इस बार मेटल्स पे गलत साबित हुए हैं। अमूमन एक धारणा ये होती है कि सिक्लिकल है, इसको प्ले करो, टॉप आउट होने के जब संकेत देने लगे तो अलविदा कह दो। लेकिन इस बार टॉप आउट की एक फीलिंग आई थी अप्रैल में 22 में, वो गलत हो गई। फिर जनवरी 2023 में आई थी, वो भी गलत हो गई। उसके बाद एक फीलिंग आई थी सितंबर 2023 में, वो भी गलत साबित हो गई। और एक बार अभी एक टॉप बना है 4 मार्च को 8506 का। मेटल्स, आपका व्यू इस वक्त, क्योंकि लोग पैसा बना के बैठे हैं, जो भी होल्ड करके बैठा है, कोई एग्जिट पॉइंट नजर आता है आपको और लॉजिकल रीजन टू एग्जिट? देखिए, मेरा मानना है उसको ब्रेक करना चाहिए, पूरे मेटल स्पेस को एक साथ प्लग नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हम एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में एंटर हो रहे हैं, और ये बहुत स्ट्रक्चरल है। बीच बीच में चाइना रिलेटेड ग्लोबल फैक्टर्स आते हैं, उससे हमें देखने को मिलता है। जैसे टाटा स्टील है, जेन्युइन टर्न अराउंड है। उनका यूके का जो वाला है, उसको इस क्वार्टर में आई थिंक क्लोजर होगा। मैसिव डेट रिडक्शन हुआ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बहुत नया कैपेसिटी अभी कलिंगनगर जो है वहाँ पे ऐड होने वाला है। तो मुझे लगता है, मैं काफी स्ट्रक्चर है, बाय ऑन डिप्स मानता हूँ मैं टाटा स्टील। कुछ छोटी स्पेशलिटी स्टील कंपनी है जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जैसे मुकुंद है, बजाज इज नाउ द ओनर, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा नॉन फेरस स्पेस में केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो वहाँ वो मेरी समझ कम है, इसलिए मैं उस स्पेस से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। बट स्टील मुझे अच्छा लगता है, और ओवरऑल जैसे सीमेंट को भी मैं बिल्डिंग मटेरियल में ही मानता हूँ, आप मेटल्स में नहीं, बट मैं वो मानता हूँ। तो मुझे लगता है हमें एक इन्वेस्टमेंट, आपको पहले ये कॉल लेनी है कि आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में है कि नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं, तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म व्यू बनाने की जरूरत नहीं है मेटल्स। गुरमीत, टीसीएस कल के ब्लॉक में हम सब ढूंढ रहे थे कि खरीदा किसने। क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और टीसीएस पर इस समय व्यू क्या रहेगा? नहीं, हमने टीसीएस नहीं, हमने थोड़ा एचसीएल ऐड किया पोर्टफोलियो में, क्योंकि उनके 3 सेगमेंट्स हैं, और थोड़ा उनका जो डिमांड है वो थोड़ा सा नॉन डिस्क्रिशनरी ज्यादा है वर्सेस जो टॉप बाकी आईटी है। और अच्छा हमने इम्प्रूवमेंट देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बिजनेस भी कंट्रीब्यूट किया, ईआरडी और आईटी सर्विसेज तो करता ही था, एआई में अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी कुछ हेड हंटर से बात हुई अर्षद जी, आईटी की हायरिंग वापस से आ गई है। तो ये बीच में जो फर्लोज बढ़े थे और कैंपस हायरिंग में था, ये अर्ली ट्रेंड है। एआई रिलेटेड ट्रेनिंग ज्यादा है इसमें, और क्लाउड मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड वापस से क्वेरीज हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आईटी थोड़ा सा डिफेंसिव पॉकेट भी माना जाता है। तो लार्ज कैप आईटी में हम थोड़ा सा निबल कर रहे हैं। मिड कैप आईटी में हमने थोड़ा केपीआईटी ऐड किया है, क्योंकि अच्छा अराउंड 20% का करेक्शन दिया है पीक से, और थोड़ा सा टाटा टेक्नोलॉजी ऐड किया।
लेकिन टाटा टेक में गुरमीत आपको क्या लग रहा है किस तरह के रिटर्न्स बनते दिखाई देंगे? क्योंकि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो बेसिकली मेंशन कर रही है, और ये पहले भी कंसर्न आया था कि इनके जो एंकर क्लाइंट्स हैं वहां पर बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, लेकिन नॉन एंकर क्लाइंट्स में कारोबार को स्केल नहीं कर पा रहे हैं, और ये दिक्कत शायद हर किसी प्लेयर के साथ होती है। टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए कितनी बड़ी परेशानी साबित हो सकती है? देखिए, थोड़ा सा ये बिजनेस लंपी है, तो अगर कोई नया लेबल ऐड होता है तो एकदम से अनाउंसमेंट होती है, और पर उसको प्ले आउट थोड़ा ग्रेजुअली होता है। फिर कई बार बीच मिडवे कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने देखा है कुछ कुछ इश्यूज आते हैं। पर टाटा टेक की अगर आप बात करें तो ये डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है, खाली आईटी कंपनी नहीं है, ये पूरे वैल्यू चेन में ऑटो की, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर टू द डिजाइन एंड कस्टमर। इनफैक्ट जिनका रोबोटिक्स है वो फैक्ट्री मॉनिटरिंग भी करता है। एयर इंडिया के काफी प्लेन्स को उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके कार्गो प्लेन्स में कन्वर्ट किया है। बहुत बहुत अच्छी एबिलिटीज है, और मेरा ये मानना है कि डिजिटल इंजीनियरिंग जो है एक प्लस पॉइंट होने वाला है इंडिया का। इसकी एप्लीकेशंस ऑटो के बियॉन्ड भी होने वाली है, एरोस्पेस में होने वाली है, डिफेंस में होने वाली है, इसकी कई वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस होने वाली है। तो ये मुझे स्पेस अच्छा लगता है, और डिजिटल इंजीनियरिंग में काफी चीजें आ जाएंगी, ड्रोन्स आएंगे, सिमुलेटर्स आएंगे। सिमुलेटर्स को आप डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं, सिमुलेटर्स एग्रीकल्चर में भी यूसेज है, सिमुलेटर्स का बहुत जगह यूसेज है। तो इस स्पेस को आपको थोड़े डिफरेंट लेंस से देखना है, इसको आपको साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी की तरफ, जैसे डिक्सन और ईएमएस की जो थीम थी 3-4 साल पहले, सब वैल्यूएशंस पे फोकस कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मोबाइल एक्सपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस स्पेस में भी डिजिटल इंजीनियरिंग में आपको साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। मेरा ये मानना है ये काफी एक्साइटिंग स्पेस है। आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे तो यहाँ बहुत वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अच्छा गुरमीत जी, मौका और टाइम दोनों को देखते हुए एक सवाल पूछता हूँ। होली नज़दीक है, समर्स नज़दीक हैं, और समर तो खैर आएगी आपकी, और चुनाव नज़दीक है। लिकर स्टॉक्स पे आपका व्यू? हमारे यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड यूएसएल दोनों ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें से एक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अभी? देखिए, ये आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऐसा लग रहा है कि फाइनली, हालांकि मैं हर हर थोड़ी देर बाद कमेंट्री आती थी कि टर्न अराउंड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि फाइनली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रीमियम का शेयर देखेंगे वो बढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रीमियमाइजेशन पूरा प्ले हो रहा है, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, और इंडिया लार्जली इज अ विस्की ड्रिंकिंग नेशन। अगर आप शेयर देखेंगे वीजा ग्लोबली विस्की का शेयर बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगता है, कुछ सिलेक्टेड वाइन प्लेस भी अच्छे हैं, बट वहाँ थोड़ा पॉलिसी वो होता है, तो हमें हमारे रेडार में सुले भी है, सुले वाइनयार्ड्स भी है, बट पसंदीदा यूनाइटेड स्पिरिट्स होगी। हमें वरुण बेवरेज भी अच्छा लगता है, हालांकि लिकर से रिलेटेड नहीं है, बट समर सीजन इन जनरली बेवरेज कंपनीज के लिए अच्छा होता है पीक से, और वरुण ने और कैपेसिटी ऐड करी है, अफ्रीका में वेंचर किया है, अभी बहुत अच्छा एक्विजिशन किया है। और थोड़ा सा आप, क्योंकि समर थी में, आप थोड़ा सा जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं जैसे सिम्फनी है, वोल्टास है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, वहां भी आपको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला। और इलेक्शन एक तरीके का मिनी स्टिमुलस होता है फिरोजी, ये बहुत ज्यादा सेमी अर्बन और रूरल में स्टिमुलस करता है, द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच हैपेंस। तो मैरिज सीजन के बाद जो सेकंड स्टिमुलस है वो इलेक्शन होता है। तो इससे मुझे लगता है थोड़ा सा जो रूरल और सेमी अर्बन रिलेटेड थीम्स हैं कंज्यूमर कंपनीज की फोकस में आ सकती है, इसमें एफएमसीजी कंपनीज भी आएंगी। अच्छा, एक बात है कि इस मंच पे वरुण बेवरेजेस को लेकर जितनी पॉजिटिव कमेंट्री मैंने सुनी है शायद और किसी दूसरे स्टॉक को लेकर नहीं सुनी हो। वरुण बेवरेजेस रखेगा स्क्रीन पे, इट्स 1400, इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी थी करीब 1558 की, रिट्रेस हुआ था कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा आके ट्रेड करता हुआ। खैर आई थिंक आईटीसी में जो बैट का एग्जिट था और उसके बाद जो नाम आए वो अपनी जगह है, और जीक्यूजी भी अगर आप देखें यहाँ पे एक चंक लेके गए थे। गुरमीत, क्या आईटीसी मोर और लेस एक 390-380 के जोन में एक बेस बना चुका है? मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको लगता है जो एग्जिट्स होने थे वो हो गए, बस वो एक फियर सूटी वाला है, उसको अगर मैं थोड़ा दरकिनार कर दूं तो क्या 390 का प्राइस, 410 का प्राइस आपको एक रीजनेबल एंट्री पॉइंट दे रहा है? क्या आईटीसी किसी बड़े मूव के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को इस प्राइस से? जिन लोगों ने इसमें एंट्री करी है उनके नाम देखने के बाद 100% मुझे लगता है काफी है। और आईटीसी हर स्टॉक का एक कहते हैं वीरू जी चाल या नेचर होता है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट करता है। 3-4 साल हमने रिलायंस में भी देखा है, आईटीसी में भी देखा है। आईटीसी मुझे लगता है जो होटल डीमर्जर है, ये जो बाजार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि मर्ज एंड डीमर्ज एंटिटी में भी एक जो स्टेक था वो 100% डीमर्जर नहीं था टेक्निकली। उस डिसअपॉइंटमेंट से वो करेक्ट होना शुरू हुआ 500 प्लस के लेवल से, फिर सिगरेट वॉल्यूम थोड़े फ्लैट आए,
बजट के आसपास थोड़ा लगता है कि वापस से एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ेगी। मेरा ये मानना है जो उन्होंने एफएमसीजी बिजनेस क्रिएट किया है, वो बहुत समय लगता है क्रिएट करने में। आज वो 20,000 करोड़ का टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन में। डाबर इससे आधा टर्नओवर करता है, 11,000 करोड़। डाबर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। तो मेरे हिसाब से जो एफएमसीजी बिजनेस अकेला है आईटीसी का, वो उसकी वैल्यूएशन 2-2.5 लाख करोड़ होनी चाहिए, जो कि अभी तक उसका कंट्रीब्यूशन शायद एबिट में 20-25% होगा। तो मुझे लगता है काफी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है आईटीसी में। तो अब जैसे ही थोड़ा सा ओवरहैंग दूर होता है, होटल बिजनेस डीमर्ज होता है, एफएमसीजी बिजनेस का वैल्यूएशन लगता है और बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, काफी स्टेडी बिजनेस है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स पे हमने काफी ऐड किया है पोर्टफोलियो में पिछले कुछ दिनों में। Gurmeet, always a pleasure speaking to you. Have a good week and Holi की advance में शुभकामनाएं। थैंक यू।